नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम देश की राजनीति में चल रही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर बातचीत करेंगे। ये महत्वपूर्ण घटनाएँ देश की राजनीति के उथल-पुथल को दिखाती हैं, विपक्ष की राजनीति की विडंबना को दिखाती हैं, वहाँ चल रही खींचतान को दिखाती हैं और इस बात को भी दिखाती हैं कि जो सत्ता का संघर्ष है, उसमें जो सत्ताधारी पक्ष है, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, जिसके कारण से जो विपक्षी खेमा है, उसकी जो खींचतान है, वही हमेशा केंद्र में रहती है और ऐसे मुद्दे हमेशा ही नेपथ्य में चले जाते हैं जो सत्ताधारी पक्ष को के पास या सत्ताधारी पक्ष के लिए थोड़ी समस्याएँ खड़ी कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को हम कैसे देखें, इनके पीछे के निहितार्थ को हम कैसे समझें, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज की इस चर्चा की शुरुआत में इस प्रश्न से करना चाहूँगा कि जो शरद पवार का बयान आया गौतम जी, अडानी को लेकर, उसे जी, हम किस संदर्भ में देख सकते हैं? और उसके पहले उनकी पार्टी के जो अन्य नेता हैं, जैसे अजीत पवार, उनके भतीजे हैं, वह भी कई मौकों पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि वो सरकार की तरफदारी कर रहे हैं या उन मुद्दों की हवा निकाल रहे हैं जो मुद्दे विपक्ष के अन्य दल उठा रहे हैं। तो इस पूरी प्रवृत्ति को हम कैसे देख सकते हैं? देखिए शरद पवार एक बहुत ही चतुर और वरिष्ठ राजनेता हैं, तो उनसे कोई गलती तो हो नहीं सकती, ना ही अनजाने में कोई बात कर रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं, वो सोच समझ के कर रहे हैं। उनका बुनियादी तर्क क्या है? उनका बुनियादी तर्क ये है, पहली बात तो ये वो कहते हैं अदानी का मुद्दा कोई खास मुद्दा नहीं है, उनकी बातचीत से ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरा तर्क उनका ये है कि जब संयुक्त संसदीय समिति बनेगी, तो उसमें 15 भाजपा के सदस्य होंगे और 5 केवल विपक्षी दलों के सदस्य होंगे। तो यानी उस संसदीय समिति से भी विपक्ष का कोई भी मंसूबा हल नहीं होने वाला है। तो तकनीकी रूप से उनकी दूसरा बयान जो है, तकनीकी रूप से उनका दूसरा बयान सही है कि उसमें सांसदों का प्रतिशत होता है, उसके हिसाब से संयुक्त संसदीय समिति का गठन होता है। और चूँकि भाजपा का बहुमत है, तो ज़ाहिर है कि भाजपा के सांसद विपक्ष के सांसदों के मुकाबले बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। तो ये संयुक्त संसदीय समिति से ये उम्मीद करना कि वो कोई सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे देगी, ये उचित नहीं है। ये लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति बनने का एक राजनीतिक महत्व है। उस राजनीतिक महत्व से शरद पवार भी इनकार नहीं कर सकते, अजित पवार भी इनकार नहीं कर सकते और कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर वो राजनीतिक महत्व नहीं होता तो सरकार संसदीय समिति को आसानी से बन जाने देती। सरकार इनकार क्यों कर रही है? सरकार इसीलिए इनकार कर रही है कि ये इस समिति को कई तरह के अधिकार होंगे। जैसे ये समिति जो भी कागज़ात सरकार से माँगेगी, सरकार उसे देने से इनकार नहीं कर सकती। वो जिसको भी बुलाएगी, वो वहाँ सामने जाना पड़ेगा और समिति के सामने बयान देना पड़ेगा, समिति उसके साथ जिरह करेगी। यहाँ तक कि समिति को ये भी अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री को भी बुला सकती है अपने सामने, उनसे भी पूछ सकती है। यानी जो बातें हम लोग अ, ऐसे ही अपने कार्यक्रमों में कहते हैं और जो कुछ-कुछ अखबारों में भी प्रकाशित होती हैं, वो सारी बातें प्रधानमंत्री से पूछी जा सकती हैं कि जब आप श्रीलंका गए थे, जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, तब तब आपके साथ अदानी थे, अदानी के विमान में आप चलते थे, आपके विमान में अदानी चलते हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री से पूछी जा सकती हैं। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, ना बुलाया जाए, इस बात में पहले संयुक्त संसदीय समिति के भीतर संग्राम होगा, भीतर बहस होगी और कौन से सवाल पूछे जाएँ, कौन से ना पूछे जाएँ, संयुक्त संसदीय समिति के टर्म्स और रेफरेंस क्या होंगे, किन बातों की वो जाँच करेगी, किन बातों की नहीं जाँच करेगी, ये सब बातें भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अदानी के मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा करनी है, तो उसके लिए जेपीसी का या संयुक्त संसदीय समिति का महत्व है। वहाँ जो भी बातचीत होगी, वो सरकार के खिलाफ हो या पक्ष में हो, वो सार्वजनिक जीवन में आएगी। उस पर हम सब लोगों को उसकी जानकारी होगी, हम सब लोग उसकी चर्चा करेंगे। वो बहस केवल ये नहीं होगी कि उनके अडानी के शेयर क्यों गिरे, कब उनकी कीमत बढ़ी, कब उनकी कीमत कम हुई और उसमें सेबी की क्या भूमिका है। ये बातें भी महत्वपूर्ण हैं और इन बातों की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, वो इन बातों की जाँच करेगी। लेकिन राजनीतिक प्रश्न जो है, वो सुप्रीम कोर्ट की संसदीय समिति के जाँच के दायरे के बाहर है। संयुक्त संसदीय समिति राजनीतिक प्रश्न में चर्चा करेगी, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए उसका महत्व है, उसमें किस पार्टी के कितने सांसद होंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है हुँ, कि जो गौतम अडानी हैं, उनके बारे में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मीडिया में एक तरीके से उनकी छवि को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। अभी सीएनजी की कीमत कम हुई, तो बार-बार ये कहा गया कि गौतम अडानी की जो कंपनी उसने सबसे पहले कम की और भी कई सारे इस तरीके की प्रयास किए जा रहे हैं।
तो मेरा सवाल यह है कि अगर एक आम व्यक्ति के रूप में मैं इसको देखूँ, तो मुझे एक राजनीतिक मुद्दा नज़र आता है। लेकिन अगर मुझे यह समझना हो कि क्या सच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें कि अडानी का की जो पूरी कंपनी है, वो सवालों के घेरे में हो, तो मुझे किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? क्या सच में ऐसा लगता है या ये राजनीतिक गुब्बारा ज़्यादा है? देखिए, ये राजनीतिक गुब्बारा भी अंत में साबित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे सामने जो तथ्य हैं, हमें उनके ऊपर विचार करना चाहिए। अभी हमारे सामने तथ्य ये है कि अदानी के ऊपर ये आरोप लगा, तमाम जो स्टॉक मार्केट के विश्लेषक थे और राजनीतिक मामलों के आर्थिक मामलों के जानकार थे, वो पहले से ही आरोप लगा रहे थे। उन्हीं आरोपों को हिंडनबर्ग नामक संस्था ने अपनी रिसर्च के ज़रिए, एक लंबी-चौड़ी रिपोर्ट के ज़रिए पेश किया। उस आरोपों में अदानी के शेयर अपनी असली कीमत से 85% ज़्यादा बढ़े हुए पाए गए। उसके बाद जैसे ही हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी, अदानी ने उस 400 पेज का उसका खंडन जारी किया, उनकी हर बात को गलत बताया। लेकिन उनके खंडन का कोई असर नहीं हुआ। उनके शेयर 65 कुछ शेयर तो 65% तक गिर गए और कुछ शेयर वास्तव में 85% तक गिर गए। फिर अडानी के शेयरों ने थोड़ी-सी करवट ली और थोड़े से वो बढ़े हैं, अब वो एक जगह पर टिके हुए हैं। अगर इन आरोपों के अंदर कोई सच्चाई नहीं होती, तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों ने उनके ऊपर विश्वास क्यों किया? दूसरे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक व्यक्ति को क्यों देश की से बड़ी संपत्तियां लगातार मिलती जा रही हैं? दूसरे पूंजीपतियों को भी वो नहीं मिल रही हैं संपत्तियां। स्थिति ये है कि अगर एक एयरपोर्ट के लिए या किसी खान के लिए या किसी और किसी सरकारी संपत्ति के लिए जब कई कंपनियां, जिसमें अदानी कंपनी भी शामिल होती है, जब प्रतियोगिता करती हैं, तो शुरू में ऐसा लगता है कि अन्य कंपनियां आगे हैं और उनमें से किसी एक को मिलेगा। फिर ऐन मौके पे कुछ ऐसा रहस्यमय पलटा खाया जाता है मामला कि अन्य कंपनियां पीछे चली जाती है और अदानी की कंपनी को वो मिल जाता है। तो अदानी के पूरे बहुत तेजी के साथ जो उनका उछाल आया है उनकी संपत्तियों में, उसकी वजह कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी वजह कोई उत्पादन नहीं है, उसकी वजह कोई ब्रांड नहीं है। ऐसे मान लीजिए बजाज वालों का नारा है हमारा बजाज, या रिलायंस का नारा किसी जमाने में था ओनली विमल। ऐसे बहुत से ब्रांड हैं, अमूल का एक ब्रांड है, ऐसे बहुत से ब्रांड हैं। वो जनता के साथ में उन ब्रांडों के जरिए ब्रांड जनता के सामने आप एक उत्पाद को पेश करते हैं, जनता उसको बाजार में खरीदती है और उसका इस्तेमाल करती है, उसके जरिए उसकी साख बनती है। उसके बाद दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां आए, नई टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी साख बनाती हैं, उसके जरिए अपनी संपत्ति बढ़ाती है। अदानी की संपत्ति का विकास न तो टेक्नोलॉजी आधारित है, न ही ब्रांड आधारित है और न ही उत्पाद आधारित है। अदानी की संपत्तियों में जो अनाप-शनाप उछाल आया है, वो बड़ी-बड़ी संपत्तियां एक्वायर करने के जरिए, अधिग्रहण करने के जरिए आया है। अधिग्रहण करना एक प्रक्रिया के जरिए ही संभव होता है। सवाल ये है कि उस प्रक्रिया को अगर एक आध बार कोई चीज घटित हो तो बात समझी जा सकती है, लेकिन बार-बार अगर एक ही बात घटित होती है, कैसे उस प्रक्रिया के जरिए अदानी को संपत्ति मिली, इसके ऊपर है बहुत बड़ा सवाल। हिंडन ये सवाल उठाए गए हैं और कांग्रेस भी लगातार इन सवालों को उठा रही है, विपक्ष भी इन सवालों को लगातार उठा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके ऊपर सरकार को कोई जवाब तो देना चाहिए। भाई, देश का सबसे बड़ा जो देश का सबसे बड़ा पूंजीपति था, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया था, उसके शेयर देखते देखते 85% शेयर मार्केट में गिर गए। एक तूफान सा आ गया। इसके ऊपर कोई बयान बनता है कि नहीं बनता है? इसके ऊपर सरकार को कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? अब उसी संबंधित सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन आरोपों का सरकार को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई, हमें और आपको कैसे पता लग सकता है कि अदानी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है? हमारे पास तो कोई जांच एजेंसी नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर और एक समीक्षक के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है कि सार्वजनिक जीवन में विपक्ष का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है और उस आरोप का एक ठोस आधार भी नजर आ रहा है, तभी उनके शेयर इतनी तेजी से गिर रहे हैं वहां पर। तो सरकार को कम से कम संसद में उसका एक वक्तव्य तो देना चाहिए था। सरकार ने संसद में कोई भी आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था, उस वक्तव्य को भी
कि संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। फिर राहुल गांधी को जो आरोप लगे, राहुल गांधी को उन आरोपों का जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। तो ये जो मसला है, और दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने एक इल्जाम लगाया जो बहुत ही चौंका देने वाला और जबरदस्त इल्जाम था। तो जब ये सब हो रहा है, उसके बाद सरकार को कम से कम बहुमत का लाभ, सरकार के पास बहुमत है, लेकिन उसका लाभ उठाकर आपको उसका अधिकृत जवाब देने से बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल। इस मुद्दे से आगे एक अन्य मुद्दा जो आजकल चल रहा है वह यह कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री की डिग्री पे कटाक्ष कर रही है। कई अखबारों ने इस पर संपादकीय भी लिखा। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि खुद शिक्षा पर आम आदमी पार्टी का जोर रहा है, तो किसी की शिक्षा के कारण उसे कमतर ना माना जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाद में कहा कि हम उनकी शिक्षा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं उस तरीके से, कोई कम शिक्षित हो सकता है लेकिन ये झूठ बोलने का मामला है। और बाद में आम आदमी पार्टी ने इस पर एक अभियान भी चलाया और वो चलाने जा रहे हैं और तेजी से उसको सघन तरीके से चलाएंगे। शरद पवार ने फिर से इसमें प्रधानमंत्री की एक तरीके से तरफदारी की। तो इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पहली बार मसला नहीं उठा है, ये मसला काफी पहले भी उठा था, और उस वक्त टीवी पे जब बहस हो रही थी तो मैं भी उस बहस में शामिल था। तो उसमें एक भाजपा ने बहुत दिन तक तो तनाव बना रहा, प्रधानमंत्री की डिग्री कौन सी है, प्रधानमंत्री की डिग्री है कि नहीं है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भाजपा नेताओं ने दूर से एक डिग्री दिखाई पत्रकारों को, और उसके बाद ये मान लिया गया कि मसला रफा दफा हो गया है। अब इस मसले को अगर देखिए कमल, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी डिग्री क्या है, आप साबित कीजिए, तो आपको 2 मिनट लगेंगे उसको साबित करने में। मुझसे पूछा जाए तो 2 मिनट लगेंगे उसको साबित करने में, और हम लोग इस तरीके से साबित करेंगे कि दोबारा कोई लौट के सवाल ही ना पूछ पाए, है ना। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत, सवाल ये नहीं है कि वो एमए है, बीए है, पीएचडी है, एमफिल है, क्या है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। राष्ट्र का नेता बनने के लिए या बड़ा नेता बनने के लिए इस तरह की अकादमिक योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अलग तरह की बुद्धिमानी की, अलग तरह की चतुराई की और अलग तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है, जो मैं मानता हूं प्रधानमंत्री में पर्याप्त रूप से मौजूद है। यहां तो मसला दूसरा है। जो उनकी डिग्री दिखाई गई थी, उस डिग्री में एक विषय का जिक्र था, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब आप राजनीति शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आपने किस सन में पीएचडी की थी बताइए, और कितने साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उससे पहले से मैं भी राजनीति शास्त्र पढ़ा हुआ हूं, उससे बहुत पहले से हम लोग राजनीति शास्त्र के विषय में जानते हैं। मैं तो आपसे बहुत पहले मैंने बीए किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मुझे भी नहीं पता है, आपको पता हो तो आप बताइए, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा अनुशासन होता है? एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा अनुशासन होता है, ये बताइए आप मुझे। आपने कभी सुना है इसको? लेकिन उनकी उस डिग्री के ऊपर एंटायर पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो मन में थोड़ा सा संदेह पैदा करती हैं। मैं प्रधानमंत्री की योग्यता और प्रतिभा के ऊपर संदेह नहीं कर रहा हूं, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर भाजपा चाहे तो वो अगर भाजपा चाहे और उसका पक्ष सही है तो वो एक झटके के अंदर इन सारे संदेहों का निवारण कर सकती है। आखिरकार वो इन संदेहों का निवारण क्यों नहीं कर रही? वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की आड़ लेकर, अपने बहुमत की आड़ लेकर, हमें कितने वोट मिलते हैं, कितनी जनता हमारे साथ है, अडानी के मसले पे भी इसी तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, और इसी तरह के जवाब ये डिग्री के मसले पे भी दिए जा रहे हैं। भाई अगर सब कुछ आपकी तरफ से साफ है तो उसको तुरंत स्पष्ट कर दीजिए, बात खत्म हो। देखिए, देश की जनता अभी भी, जब भी जितने भी सर्वेक्षण वगैरह होते हैं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी निकलती है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की लोकप्रियता को कोई उनके ऊपर कोई संकट है, इसके लिए झूठ बोलने की आवश्यकता है या किसी चीज को छुपाने की जरूरत है, कोई संकट है ही नहीं। आप साफ तौर पे बोलिए, थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी, जनता आपको क्षमा कर देगी, लेकिन बात स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन फिर एक कानूनी मसला भी बन सकता है, डिग्री छुपाना। जरूर नहीं, जरूर कानूनी मसला बनेगा। वैसे कम से कम मैं ये जानना चाहूंगा कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा अनुशासन है, किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, कब उसकी डिग्री बनी, ये सब चीजें पता होनी चाहिए ना। क्या ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एंटायर पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक स्पष्टीकरण आ जाए, या मान लीजिए किसी और विश्वविद्यालय ने दी है तो उस विश्वविद्यालय की तरफ से एक स्पष्टीकरण आ जाए। बहुत छोटी मामूली सी बात है, बीजेपी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ये तो उस विश्वविद्यालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए जिस विश्वविद्यालय की डिग्री दिखाई जा रही है। बिल्कुल। किसी ने इस पे एक चुटकुला सा सुनाया था कि शायद ये कहा गया कि डिग्री चाहिए, तो ऑफिस से पूछा गया कि किस विषय में है, तो उधर से जवाब आया कि वो पूरा एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर दो। तो उन्होंने लिख दिया, हाँ, तो ऑफिस वाले जैसे काम करते शायद वैसा ही कुछ हुआ। खैर ये तो चुटकुले की बात है, तो ये गलत भी ही होगी। हाँ। लेकिन इससे अगर हम आगे बढ़ें तो आज नहीं, मैं तो ये जो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री राजनेता हैं, वो बहुत बड़े राजनेता हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो राजनीति शास्त्र की डिग्री भी उनके पास हो। उनके पास साहित्य की डिग्री भी हो हुँ, सकती हुँ, है, उनके पास कला की डिग्री भी हो सकती है, किसी भी विषय की डिग्री उनके पास हो हुँ, सकती है। ज़रूरी थोड़ी ना कि पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भाजपा के लोगों ने पेश की, उसपे लिखा हुआ है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो बस मैं यही मेरी तो केवल जिज्ञासा इसमें केवल इतनी है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने का फैसला किया है 11 अप्रैल को और उस दिन ज्योतिबा फुले की जयंती है और उनका कहना ये है कि जो आरोप कांग्रेस ने भाजपा पर करप्शन का लगाया था, उस पर हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन ये एक हमेशा ही इसको एक गलत ट्रेंड के रूप में देखा जाता है कि अपने ही दल के खिलाफ अगर कोई नेता अनशन पे बैठे तो इस लिहाज से कई सारे लोग यह कह रहे हैं कि सचिन पायलट बागी हो गए हैं और जल्दी ही वो भाजपा में जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। तो अगर हम सचिन पायलट की राजनीति को देखें और इस घटनाक्रम को देखें, तो सचिन पायलट की क्या संभावनाएँ आपको दिखती हैं? देखिए, मेरी निगाह में ये मसला बिल्कुल सीधा है और इसका ये मसला सचिन पायलट के इस दावे से नहीं जुड़ता, अशोक गहलोत की किसी बात से नहीं जुड़ता। ये मसला इस बात से जुड़ता है कि कांग्रेस का आलाकमान एक कमज़ोर आलाकमान है। मैं इसको बार-बार कहता हूँ, कोई भी पार्टी कमज़ोर आलाकमान, अनिर्णय की शिकार आलाकमान के भरोसे नहीं चल सकती और कांग्रेस की तमाम समस्याओं की जड़ में कमज़ोर आलाकमान होना है। अब 4 आदमी मिलके कांग्रेस का आलाकमान बनाते हैं। उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हुँ, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। ये 4 लोग व्यावहारिक रूप से आलाकमान हैं। ये 4 लोग मिलके भी आज तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद नहीं सुलझा पाए। आप सोचिए, जिस पार्टी का आलाकमान कमज़ोर होगा, उस पार्टी के विभिन्न मोर्चों के ऊपर उसमें कभी शांति नहीं होगी, वहाँ हमेशा झगड़े होते रहेंगे। और खास तौर से वहाँ ज़्यादा झगड़ा होगा, जहाँ पर उसके सत्ता में आने की उम्मीद हो या वो सत्ता में हो, क्योंकि वहाँ पे लाभ बहुत बड़ा दिखाई हुँ, पड़ता है लोगों को। तो ये तो ये ठीकरा सीधा-सीधा राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के दरवाजे फूटता है हुँ, और ये बताता है कि ना तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका लाभ हुआ है कोई आला कमान को और न ही अ, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्षता देने का कोई लाभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे इलाकों में मतभेद होते हैं और कई बार भाजपा का आला कमान भी उन मतभेदों को दूर नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी वो जो आपस में गुटबाजी हो रही है, उसमें कुछ न कुछ अनुशासन उसके ऊपर लागू करने में कामयाब रहता हुँ, है। अब जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर बोम्मई और येदियुरप्पा में ठनी हुई है। हुँ, और काफ़ी अमित शाह वगैरह की सबकी कोशिशों के बावजूद भी वो समस्या हल नहीं हो पाई और चुनावी मुहिम जारी है वहाँ पर। तो हुँ, ऐसे में उन लोगों ने तय किया है कि भई हम दोनों को मोदी जी ने तय किया है कि हम दोनों को रखेंगे मंच पे। तो कोई ना कोई आलाकमान एक तरीका खोजता है, ताकि वो जो विवाद है, जो झगड़ा है, जो लत्याव है, वो सार्वजनिक जीवन में ना आए। अब कांग्रेस आलाकमान कुछ कर ही नहीं रहा है, बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रखे हुए। हुँ, तो जो जिसकी जो मर्ज़ी आती है वो राजस्थान में कर रहा है और उसका निश्चित रूप से नुकसान होगा। अभी कांग्रेस के ही एक मैं टीवी में सुन रहा था, कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी केंद्रीय नेतृत्व को इसका निपटारा करना चाहिए, वरना चुनाव में इसका बहुत नुकसान होने वाला है। हुँ, 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 हुँ। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद उन लोगों ने पूरी तरीके से अशोक गहलोत का साथ देने का फैसला किया है, कि जयराम रमेश ने बयान दिया है कि हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अच्छा काम किया है इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल वो ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, लेकिन ये बात जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से सचिन पायलट को भी कही जानी चाहिए हुँ, और उनको कहना चाहिए कि ये सब जो आप कर रहे हैं, ये मत कीजिए हुँ, और अगर आपको कांग्रेस से नाराज़गी है, तो या तो आप घर बैठिए हुँ, या आप पार्टी को छोड़ दीजिए। जो उसका नुक्स ऐसा अगर कोई आदमी घोषित रूप से पार्टी से अलग हो जाता है,
तो उसके नुकसान-फ़ायदों का किरदार, नुकसान-फ़ायदों की संरचना बदल जाती है। पता होता है कि भई ये नुकसान हो सकते हैं, उन नुकसानों को कैसे कम से कम किया जाए, इसकी पेशबंदी की करनी पड़ती है। वो सब लोग मिलके करेंगे, गहलोत भी बहुत अनुभवी राजनेता है, वो भी करेंगे। जी। एक आखिरी सवाल मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से पूछना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ काफ़ी मजबूती से जमे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। लेकिन पिछले हफ्ते यह खबर आई कि अखिलेश यादव एक थोड़ी अलग किस्म की मुहिम में लगे हैं। उन्होंने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और ये कहा गया कि वो दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। मायावती का भी बयान आया, उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का याद दिलाई और कहा कि भाई ये लोग कभी कांशीराम का सम्मान नहीं करते थे। तो एक ऐसा लगा कि उनके अंदर भी एक बेचैनी है। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव की इस तरह की मुहिम से दलित मतदाता उनकी तरफ आकर्षित हो पाएँगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठजोड़ 1993 में हुआ था। हुँ, डेढ़ 1 साल सरकार चली, उसके बाद सरकार टूट गई। उसके बाद एक बार फिर इन लोगों ने गठजोड़ किया चुनाव में। हुँ, तो गठजोड़ 2 बार इन लोगों के बीच में हो चुका है। और एक बार गठजोड़ कामयाब हुआ था, भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया था उन्होंने और सरकार बना ली थी। दूसरी बार गठजोड़ इनका कामयाब नहीं हुआ। हुँ, अब तब से अब तक गंगा-जमुना का बहुत सा पानी, तब आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँ तब से अब तक गोमती का बहुत सा पानी पुल के नीचे से बह चुका है। राजनीति पूरी तरीके से, आज मायावती के पास भी उस तरीके से दलित वोट नहीं है जिस तरीके से किसी ज़माने में हुआ करते थे। तो सभी को लग रहा है कि मायावती का जो जनाधार है, वो फ्री फ्लोटिंग हो गया है। कम से कम उसका एक हिस्सा फ्री फ्लोटिंग हो गया है। और भाजपा को तो पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती के वोटों की वजह से ही भाजपा बच पाई, वरना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुत बुरी हार होती, क्योंकि जाट वोट उनसे बहुत नाराज थे। तो जाट वोटों की जो कमी हुई, वो जाटव वोटों ने पूरी की। और किसी को अंदाजा नहीं था, मुझे भी बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मायावती का जो इतना पुराना और मजबूत जनाधार है, वो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से जा सकता है। जब लोग कहते थे निजी बातचीत में कि बहन जी का तो भाजपा के साथ में कुछ एक वो हो गया है, हमारी पार्टी के साथ में एक समझदारी बन गई है, तो हम लोग उनकी बात पे यकीन नहीं करते थे और थोड़ा-सा उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। मैं नहीं जानता उनकी समझदारी है, क्या समझदारी, क्या नहीं है। लेकिन ये तो एक सच्चाई है कि जहाँ पर भाजपा को बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारना चाहिए था, वहाँ पर मायावती के जनाधार के कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी कई सीटें बचा ले गई। हारी, लेकिन बहुत कम हारी। तो हो सकता है अखिलेश को ही लग रहा हो कि भाई अगर हम पहलकदमी लें और कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करें, कुछ दलित नेताओं को अब समाजवादी पार्टी में ले आएँ, तो हो सकता है कि एक एक कुछ वोट हमारी तरफ भी आए। क्योंकि एक बार जब कोई जनाधार अपनी पार्टी निष्ठा छोड़ देता है, तो फिर उसके दिमाग कुछ अभी तय नहीं है कि जाटव वोट जो है अनिवार्यतः भाजपा के पास ही जाएँगे या दोबारा पूरे के पूरे बहन जी के पास लौट आएँगे, किसी को कुछ नहीं पता है। और अभी लोकसभा चुनाव में तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ये लो वोट मायावती जी की तरफ वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने भाजपा को वोट दिया है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा चुनाव में अभी वो एक बार फिर भाजपा को वोट देंगे। अखिलेश ने जब कांशीराम की मूर्ति का माल्यार्पण किया, वो सब किया, तो उसके पीछे एक राजनीति भी हो सकती है। वो ये हो सकती है कि भाई कांशीराम जी केवल मायावती के ही नहीं है। वो जो सार्वजनिक जीवन में सभी पार्टियां हैं, कांशीराम की हैसियत बहुजन समाज पार्टी से बाहर है, और लोग भी कांशीराम की राजनीति है उसके ऊपर अपना दावा कर सकते हैं। देखिए, एक पहलकदमी की गई है और एक दांव फेंका गया है। देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अभी की स्थिति में तो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि दलित वोट उस तरीके से मायावती को लोकसभा चुनाव में मिलेंगे। वो भाजपा में भी अच्छी खासी संख्या में जाएंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और मोटे तौर पर यह बात तो साफ है कि जो हमारे देश की राजनीति है, उसमें वह एक खुले मैदान के रूप में है और हर खिलाड़ी जो है, वो अपने लिए जितना अच्छा मौका वो देख सकता है, वो देख रहा है और अपने खेल को उतने अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है। उसमें
कई बार नैतिक मूल्य और नैतिक प्रश्न भी सामने आते हैं, लेकिन वो सत्ता के संघर्ष के रूप में है, चुनावी द्वंद जो है उसमें जीत एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है और उसी रूप में चाहे शरद पवार हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सचिन पायलट हों या अखिलेश यादव हों, जिनका भी हमने आज ज़िक्र किया, वो सब उस तरीके से अपने खेल को खेल रहे हैं और अभय सर ने बहुत ही साफ तरीके से इस बात को रखा कि हमें राजनीति को इस रूप में ही देखना चाहिए, इससे हम एक ज़्यादा बेहतर समझ बना पाएँगे। तो अगले अंक में जब हम मिलेंगे तो इसी तरीके के अन्य मुद्दों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभय सर धन्यवाद, नमस्कार।